नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी को विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम कॉन्टिनेंट, ओशियंस और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है और इस वीडियो के अंदर हम एक सभी हमारे महाद्वीप और महासागरों का संक्षेप में अध्ययन करेंगे, उनकी विशेषताओं को संक्षेप में समझेंगे और इसके बाद आने वाले वीडियो में प्रत्येक वीडियो के अंदर जैसे कि हमारा एशिया कॉन्टिनेंट आया, तो एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में विस्तृत रूप से उसके भूगोल हो, या उसका पॉलिटिकल क्वालिटी हो, या फिर उसकी इकोनॉमी हो, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ उनकी इस प्राकृतिक विशेषताओं के साथ साथ उनके जो पर्यावरण के संदर्भ में जो घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में से एक है और इसके अंदर हम सभी महासागरों का विस्तृत रूप से एक विशेषताओं के साथ अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के महासागरों के क्रम को निर्धारित करना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आता है सबसे बड़ा महासागर, उसे कहते हैं हम पैसिफिक या प्रशांत महासागर, जो कितना बड़ा है, जो लगभग 168 या मैं 168.72 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और फिर हम बात करें अटलांटिक, अटलांटिक की बात करें तो 85 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब फिर हम हिंद महासागर की बात करते हैं दोस्तों, तो हिंद महासागर 70 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब हम दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर की बात करते हैं, तो ये 21 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हमारा सबसे छोटा महासागरों में से एक आर्कटिक महासागर, जो लगभग 15 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम बात करें कि हमारे जो महासागर थे उनका सबसे छोटे से और बड़े तक का जो क्रम है दोस्तों, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये फिर इसके बाद ये फिर ये। इससे आपको पता चल गया होगा कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर, या फिर हम उसके बाद कह सकते हैं आर्कटिक महासागर। तो ये था दोस्तों हमारे महासागरों का क्रम। दोस्तों, चिंता मत लीजिए, हम इन जो हमने पढ़े हैं इन क्रम को मैप के साथ देखने वाले हैं और एक एक विशेषताओं के साथ समझने वाले हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अभी इंट्रो पार्ट था दोस्तों, तो आपको ये थोड़ा याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है। अब हम महाद्वीपों की बात करें तो जनसंख्या के क्रम में एक बार महाद्वीपों का भी क्रम ध्यान रख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो है हमारे पास एशिया। ठीक है, और जिसकी आबादी लगभग 5 बिलियन लोग रहते हैं। कितने? 5 बिलियन। फिर उसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका में 1.5 बिलियन लोग रहते हैं और ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीपों में से एक है। तो पहला हमारा एशिया हो गया दोस्तों, दूसरे नंबर पर हमारे पास आ गया अफ्रीका और तीसरे पे आ गया हमारे पास यूरोप, यहाँ जहाँ 750 मिलियन लोग रहते हैं। फिर हम चौथे नंबर पर बात करें तो वहां आ जाता है हमारा उत्तरी अमेरिका। फिर हमारे पास आ जाता है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, जहाँ लगभग 430 के आसपास लोग रहते हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया, मतलब इसके आसपास के जो क्षेत्र, हम इसका मैप के साथ अध्ययन करने वाले हैं। वहां आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया है और क्या ओशिनिया। तो थोड़ा वेट कीजिएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप के आसपास के जो समूह हैं उनको शामिल करता है और यहाँ की आबादी है 43 मिलियन। फिर अब हम आर्कटिक की बात करें तो हमारे 7th नंबर पर कौन आ जाता है? आर्कटिक, वो ऑस्ट्रेलिया अर्थात ओनेशिया। और फिर 8th नंबर पर हम बात करेंगे और अंटार्कटिका की। देखिए दोस्तों, अंटार्कटिका की जलवायु परिस्थितियां बहुत अधिक विकट है, अर्थात बहुत अधिक कठोर है। इसके कारण वहां लोगों का स्थायी निवास तो नहीं है, परंतु विभिन्न मौसमों में या विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च हैं उनके लिए जो साइंटिस्ट हैं अपेक्षाकृत इस ओर जाते रहते हैं। तो लगभग हम 1000 से 5000 लोगों की बात कर सकते हैं, लेकिन ये स्थायी निवास नहीं है। इसलिए सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहती है? अंटार्कटिका में, और सबसे अधिक एशिया के अंदर। जब दूसरे नंबर पर बात करें तो हमारे पास अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर यूरोप, चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों, देखना एन सबसे पहले आता है ना, और फिर उसके बाद एस आता है, तो ये क्रम ध्यान रखना। एन के बाद एस, मतलब उत्तरी अमेरिका पहले और फिर दक्षिणी अमेरिका जनसंख्या के संदर्भ में। और यही संदर्भ हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखेंगे, तो वहां भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा जिससे आपको याद रहे। अब महाद्वीपों की बात करें, अर्थात कॉन्टिनेंट्स की बात करें और क्षेत्रफल को लेकर कि किस क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा महाद्वीपों में से एक एशिया महाद्वीप, फिर उसके बाद आता है अफ्रीका, ठीक है, फिर आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका। देखिए दोस्तों, वही क्रम है। फिर साउथ अमेरिका, ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला मामला था। फोर्थ नंबर पर आ गया हमारा साउथ अमेरिका, फिर फिफ्थ नंबर पर आ गया हमारा अंटार्कटिका, फिर आ गया हमारे पास सिक्स नंबर पर यूरोप।
और हमारे पास 7वें नंबर पर आ गया ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये था हमारा जनसंख्या को लेकर क्रम। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया, फिर आता है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका। वहां भी जनसंख्या में भी देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका ऊपर और साउथ अमेरिका नीचे, मतलब सेकंड नंबर पर था। फिर अंटार्कटिका और फिर यूरोप और फिर ओनेशिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों मैंने यहाँ कुछ आंकड़े भी दिए हैं, वो आप समझ के लिए याद कर सकते हैं एक बार। अब दोस्तों हमें एक चीज का, एक कंसेप्ट का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे महाद्वीप और महासागर कैसे बने। महाद्वीप और महासागरों की जो बनने का क्रम है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम जब महासागर और महाद्वीपों की बात करते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि उनके क्रम किस प्रकार से बने और किस प्रकार से वर्तमान में परिवर्तित हो रहे हैं। यदि यह नहीं पता तो आप कितना भी महाद्वीप और महासागर पढ़ लीजिए, आपको एक जो कंसेप्ट की क्लियरिटी है वो शायद ही हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पृथ्वी के निर्माण से समझाता हूँ। दोस्तों हम पृथ्वी के निर्माण की बात करें तो पृथ्वी पहले हमारी एक नेबुला थी। आप जानते हैं नेबुला क्या है, जिसके अंदर धूल के कण अर्थात पूरे ब्रह्मांड के अंदर लगभग हम बात करें 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, तो हम सौरमंडल के अंदर गैस और धूल के बादलों के रूप में देखते हैं हमारे पूरे सौरमंडल को। जैसे ही अब ये नेबुला थी उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटी के कारण सूर्य और विभिन्न प्रकार के ग्रह का एक निर्माण प्रक्रम हुआ था, तो उसका एकदम से तापमान अत्यधिक उच्च हो गया और फिर एकदम से विस्फोट होने के कारण, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो वो फिर एकदम से विस्फोट होने के कारण विभिन्न भागों में बढ़ गई और गुरुत्वाकर्षण के कारण वह छोटे छोटे हिस्सों के कारण हमारे आज के वर्तमान ग्रह दिखाई देते हैं, हमारे जो सौर नेबुला के कारण ही बने। अब हम बात करें कि ये कैसे बने, तो ग्रहों की एक क्रमिक विकास है। दोस्तों ग्रेविटी के कारण अपने आसपास के पथ को साफ करते गए और अपने आसपास की चट्टानों के अंदर मिलते गए, जिसके कारण ये एक बहुत बड़े ग्रहों के रूप में चिपकते चिपकते बहुत बड़े ग्रहों के रूप में निर्मित हुए। दोस्तों हम इसकी यहाँ ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो मेन फोकस है वो हमारा कॉन्टिनेंट और ओशियंस है। इसकी वजह से मैं आपको ये थोड़ा सा मतलब जल्दी बता रहा हूँ। अब हम बात करें पृथ्वी, आरंभिक पृथ्वी अर्थात हमारी अर्लियर अर्थ। अर्थ की बात करें तो पृथ्वी प्रारंभ में बहुत गर्म और आंशिक रूप से पिघली हुई अर्थात प्लास्टिक अवस्था में थी। और यहाँ हम बात करें कि जो हमारे पृथ्वी का कोर था वो भारी तत्वों से मिलकर बना हुआ था, जिसके अंदर निकल और फेरस। जब आप पृथ्वी के आंतरिक संरचना पढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि इसे नीफे नीफे प्लेट कहते हैं। तो क्यों कहते हैं कि दोस्तों यहाँ है ना, ये प्लेट हमारे निकल और लोहे से बनी हुई है और हल्के पदार्थ, जो हमारे पृथ्वी के हल्के पदार्थ थे वो कहाँ स्थापित हो गए, हमारे यहाँ क्रस्ट पर। और क्रस्ट पर मुख्यतः कौन से पदार्थ होंगे जो हल्के हैं, हल्के के अंदर एल्यूमिनियम हो गया, सिलिका हो गया, ऐसे तत्व। फिर दोस्तों आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर अगर अंदर हमारे प्लास्टिक अवस्था के अंदर गर्म होगी तो ऊपर से, तो आप कोई भी चीज देख लीजिए दोस्तों, गर्म लेंगे तो ऊपर से जल्दी ठंडी होगी और भीतर से कम धीरे ठंडी होगी। या आप एक आलू ही ले लीजिए, आलू को आप जब देखेंगे तो आलू के अंदर जहाँ जैसे ही आपने आलू उबालकर बाहर रखा तो ये पपड़ियां अत्यधिक ठंडी हो जाती है, लेकिन जब इसे फोड़ेंगे तो इसके अंदर भाप निकलती है और बहुत अधिक गर्म होता है। वैसा ही हमारी पृथ्वी के साथ भी है। पृथ्वी बाहर से तो ठंडी हो गई थी, लेकिन अभी भी भीतरी भयंकर ऊष्मा और तापमान था और वो अभी भी तरल अवस्था में था। तो वो गैसें जो बनी हमारे पृथ्वी के अभ्यंतर में, वो जलवायु के माध्यम से गैसें उत्सर्जित होने लगी और जिसके अंदर मुख्यतः क्या था, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इसके साथ साथ सल्फर और बहुत सारी गैसें थी, जो हमारे पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण या पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण या महासागरों के संदर्भ में या महासागरों को निर्माण करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फिर हम दोस्तों बात करते हैं महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। महाद्वीपों के निर्माण की बात करें और उसमें मुख्यतः बात करें क्रस्ट फॉर्मेशन की, तो दोस्तों मैंने आपको बताया आलू का उदाहरण। वैसे ही हमारी पृथ्वी प्रारंभ में गर्म अवस्था में थी और धीरे धीरे सतह के माध्यम से ठंडी होती गई और उसके बाद में हमारे सर्वप्रथम बनी बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है। और फिर महाद्वीप जो क्रस्ट है उसका निर्माण हुआ और आंशिक रूप से पिघलने के कारण फिर ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण हुआ, और ये हम बात कर रहे हैं 3 से 4 बिलियन ईयर एगो की। दोस्तों फिर हम बात करें एक हमारा महत्वपूर्ण सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। दोस्तों आपने पता होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा कि यहाँ हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, जिसे हम पिंजिया के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा एक ऐसा महाद्वीप था और एक पैंथालासा, इसकी बात करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ना, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। अर्थात ये कल्पना पर आधारित था और इसके कई जो कंपोनेंट्स हैं वो जो सिद्धांत की मान्यताओं को रद्द कर देते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में हमें यहाँ ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये जब वही मतलब विस्तृत रूप से व्याख्या नहीं कर पाया और व्याख्याओं के अभाव के अंदर या बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठे जिसके कारण पृथ्वी के पृष्ठ का निर्माण और महासागरों के निर्माण की व्याख्या पूर्णतः करता ही नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण है अब यहाँ हमारे लिए कि हमारे पृथ्वी के निर्माण के संदर्भ में हम किसको पढ़ें। हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, क्योंकि वर्तमान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या यही करता है हमारे क्रस्ट निर्माण की। दोस्तों हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थात मेंटल में जो संवहनीय क्रियाएं थी जिसके कारण प्लेटें हमेशा गतिशील बनी रही और वर्तमान में भी बनी हुई है, जिसके अंदर सुपर कॉन्टिनेंट रूडिनिया मतलब हमारे जो ये जो पेंथालासा और ये मैंने आपको बताया पेंजिया उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो रूडिनिया और पेंजिया के रूप में इकट्ठा होते हैं और सबडक्शन टकराव और दरारों की प्रक्रियाओं के माध्यम से मतलब पृथ्वी की जो तीनों प्रकार की गतियां हैं वो हमारे क्रस्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या उन्हें आकार देने में भूमिका निभाती है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारी प्लेट्स, आपने देखा होगा कि मैंने आपको यहाँ तीन प्रकार की गतियां बताई है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और यहाँ मैंने ये देखिए तीनों गतियां बताई और इसके माध्यम से हमारे क्रस्ट का निर्माण हुआ। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर ये रोडेनिया क्या है। दोस्तों हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों आप पढ़ लीजिए मेसोप्रोटोरोजोइक और नियोप्रोटोरोजोइक युग के अंदर ये सुपर कॉन्टिनेंट था और रोडेनिया इंडिया से बहुत पहले का एक महाद्वीप था दोस्तों। तो आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा ये टॉपिक, क्योंकि ये कहीं नहीं पढ़ा अभी तक। मतलब जो मतलब हम बात कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके अंदर इसकी व्याख्या दी गई है दोस्तों। बाकी मतलब जो हम गाइड्स पढ़ते हैं उसके अंदर इस प्रकार की व्याख्याएं सामान्यतः है ही नहीं। अब दोस्तों हम महाद्वीप और महासागरों के निर्माण क्रम को आगे लेकर जाएं, क्योंकि हम क्रस्ट का निर्माण को तो समझ चुके हैं। अब हमारे पास महासागरों का निर्माण आता है। दोस्तों हम प्रारंभिक महासागरों की बात करें तो आपको पता है कि ज्वालामुखी अपने साथ विभिन्न प्रकार की गैसें और जलवाष्प भी उत्सर्जित करती है और इसे प्रारंभ हो जाती है हाइड्रोथर्मल गतिविधियां, जिसके कारण वाष्प संघनित होते हैं और बादल बनते हैं। अब और ये हम बात कर रहे हैं कितने वर्ष पहले की, लगभग 4 बिलियन वर्ष पहले की। जब हम महासागरीय क्रस्ट की बात करें तो मुख्य रूप से बेसाल्ट से बना हुआ है और क्रस्ट की तुलना में बहुत अधिक सघन है और कठोर भी। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो मुख्यतः ग्रेनाइट और हल्के तत्वों से बना हुआ है, जबकि हमारा जो महासागरीय क्रस्ट है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है जो अत्यधिक मजबूत है। और प्लेटों की हलचलों और महासागर हलचलों के कारण महासागरीय बेसिनों का निर्माण हुआ और लगातार उनकी आकृति भी बदलती रही। दोस्तों हम चुंबकीय ध्रुवण की बात करेंगे या चट्टानों के जो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो दोस्तों हम महासागरों के अंदर वो बदलाव देख पाएंगे आसानी से। तो इससे स्थापित होता है कि हमारी क्रस्ट लगातार बनती जा रही है वर्तमान में भी। अब दोस्तों हम बात करें कि वर्तमान के अंदर क्या महाद्वीपों का चक्र अभी भी वैसे ही चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको कहूंगा हाँ बिल्कुल, अभी भी वर्तमान में महाद्वीपों के निर्माण का क्रम निरंतर चल रहा है और वो अपनी आकृति और अपनी स्थिति दोनों को बदल रहा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि महाद्वीपों के संदर्भ में विस्तृत रूप से, दोस्तों महाद्वीप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऐसी कहती है कि महाद्वीपों की और महासागरों की लगातार निर्माण और उनका सबडक्शन होता रहता है और महासागरों की अपनी नई स्थितियां बनती रहती हैं और पुरानी जो प्लेटें थी वो क्या हमारी प्लास्टिक अवस्था में दोबारा बनती रहती है। इसके आप एक चीज का ध्यान रख सकते हैं, चट्टानों का क्रम अर्थात चट्टानों का जो निर्माण का प्रक्रम है उससे भी आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आती है यहाँ बेसाल्ट या ग्रेनाइट चट्टानें, वो फिर हमारे अवसादी चट्टानों में बदलती है, अवसादी चट्टानों के बाद वो कायांतरित चट्टानों में बदलती है और कायांतरित चट्टान में। तो इससे पता चलता है कि हमारा अभी भी लगातार मतलब महाद्वीपों का और महासागरों का क्रम निरंतर चल रहा है। और जैसे कि महाद्वीपों के बार बार सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं, जैसे कि पहले पेंजिया और अलग हुए और फिर ये विन्यास लगातार चलता रहता है। और ये किसके कारण होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम वर्तमान की बात करें तो महाद्वीपों और महासागरों का क्रम लगातार बदल रहा है। उदाहरण के लिए अटलांटिक महासागर है ना हमारा और प्रशांत महासागर, इन दोनों की स्थितियों के अंदर और इनके अंदर लगातार सिकुड़न और गैप जैसी कई प्रक्रियाएं हो रही है, जिसके कारण हमें जो हमारा तथ्य था कि अभी भी लगातार महासागरों और महाद्वीपों का क्रम चल रहा है, तो दोस्तों हाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अभी भी लगातार निरंतर चल रहा है। तो दोस्तों अभी भी निरंतर ज्वालामुखी और क्रियाएं प्रक्रम ज्वालामुखी क्रियाएं चल रही है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारे पास अभी भी मतलब जो पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रम थी जिसके अंदर क्रस्ट और पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्व अभी भी हमारे वातावरण में बने हुए हैं, जो लगातार पृथ्वी को परिवर्तित करते हैं। दोस्तों एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, अरबों वर्षों पहले महाद्वीप और महासागरों में बदलाव आया
और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं आज भी समाप्त नहीं हुई हैं, आज भी निरंतर हमारे पृथ्वी को आकार दे रही है। तो इससे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना वो करने में बहुत आसानी रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों हम महाद्वीप और महासागर की बात करें तो सबसे पहले हम एशिया की बात करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीपों में से एक है और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप साइबेरिया में अंटार्कटिका से लेकर दक्षिण पूर्व में जहाँ की उष्ण कटिबंधीय जलवायु है वहां तक फैला हुआ है और इसकी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ विश्व की महाशक्तियां जिसके अंदर चीन, भारत और जापान जैसी शक्तियों का प्रमुख केंद्र है और यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा पठार माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों ये हमारा एशिया था। और दोस्तों फिर हम बात करें अफ्रीका की, जो जनसंख्या की दृष्टि से भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यहाँ दूसरा स्थान रखता है। दोस्तों जब हम एशिया की बात करते हैं तो खनिज तेल और गैसों और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध केंद्र के रूप में हमारे सामने आता है। और फिर दूसरी ओर विशाल रेगिस्तान जिनमें सहारा, मरुस्थल, सवाना और वर्षावन सहित विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारे पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है वो उनके सामने हमारे सामने दिखाई देता है। और फिर हम बात करते हैं कांगो बेसिन जो कि सबसे बड़ी दुनिया की पीठभूमि है और मेडागास्कर जैसे प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्रों के संदर्भ में भी हमारे सामने अफ्रीका अपनी छवि बनाता है। यहाँ दोस्तों बहुत अधिक भाषाई विविधता दिखाई देगी आपको। यहाँ 1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। तो दोस्तों आपको मतलब छोटे छोटे फैक्ट्स याद रहेंगे ना तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनों में आसानी रहेगी बहुत। दोस्तों फिर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे जो विकसित देश हैं वो इसमें अपनी विशेषता बनाए हुए हैं। दोस्तों क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में हम इससे पहले बात कर ही चुके हैं। और इसके विशाल परिदृश्य की बात करें तो इसके अंदर रॉकीज पर्वत, विशाल मैदान और मीठे पानी की कई झीलें हैं जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सांस्कृतिक रूप से बात करें तो सांस्कृतिक रूप से विविधता मूल रूप से अमेरिकी, यूरोपीय और अफ्रीकी साथ ही साथ एशियाई परंपराओं से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ स्लीव्स का और यूरोप का लगातार आगमन चलता ही रहा और यह तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों का घर के रूप में भी जाना जाता है हमारा उत्तरी अमेरिका अर्थात नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो लगभग दोस्तों ये विश्व के उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जिससे हम पृथ्वी के लंग्स के रूप में जानने वाले अमेजन वर्षावनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से दक्षिणी अमेरिका हमारा उल्लेखनीय स्थान रखता है। और वहीं भूगर्भीय दृष्टि से सक्रिय एंडीज पर्वत श्रृंखला और लगातार भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां इस महाद्वीप को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। इनका जैसी स्वदेशी सभ्यताओं के बाद यूरोप के उपनिवेशीकरण से प्राप्त समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों के संदर्भ में जाना जाता है। कृषि, खनन और पाउलो और ब्यूनस आयर्स जैसे बढ़ते शहरी केंद्रों के रूप में भी अपना आर्थिक रूप से बहुत महत्व रखता है। दोस्तों फिर हम आर्कटिक की बात करें तो आर्कटिक के भीतर कोई आपने हमने पहले भी पढ़ा है कि वहाँ कोई स्थायी जनसंख्या नहीं है, केवल और केवल वहाँ रिसर्च के लिए लोग जाते हैं। दोस्तों सबसे ठंडा और शुष्क और सबसे ज्यादा मतलब हवाएं जिस महाद्वीप पर चलती है वो है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप और बर्फ की चादर से सदैव ढका रहने वाला और विश्व का लगभग 60% मौजूद जो स्वच्छ जल है उसका केंद्र भी हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। परंतु ये चरम मौसमी परिस्थिति के तंत्रों और व्यक्ति के कारण ये हमेशा एक निर्जन क्षेत्र के रूप में बना रहा। दोस्तों हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक समय तक अपने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव पूरे विश्व पर स्थापित किया है। दोस्तों हम बात करें कि दक्षिण में भूमध्य सागर से लेकर उत्तर में उप आर्कटिक क्षेत्र के अंदर जो विविध प्रकार की जलवायुओं पाई जाती हैं उसके संदर्भ में यूरोप प्रभावित करता है। आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभाव का उच्च स्तर और भाषाएं यहाँ अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश के साथ साथ विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय भाषाओं का भी यहाँ बोला जाना आम बात है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसे आप कंगारुओं के देश के रूप में जानते हैं। दोस्तों हम बात करें कि भूमि के अंदर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे महाद्वीपों में से एक है। यहाँ रेगिस्तान से लेकर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन और प्रवाल वित्तियों जैसे कई परिस्थितिक विविधताएं देखने को मिल जाएगी। लंबे भौगोलिक अलगाव के कारण यहाँ अद्वितीय वनस्पति और कंगारू और कोआला जैसे जीवों का दिखाई देना यहाँ आम बात है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्वदेशी परंपराओं और यूरोपीय उपनिवेशवाद के प्रभाव का यहाँ मिश्रण आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अब महासागरों की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर की गहराई की जब बात करेंगे आप तो लगभग 4280 मीटर के आसपास इसकी गहराई है।
और क्षेत्रफल के संदर्भ में ये सबसे बड़े महाद्वीपों में से एक है ही, अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर। इसमें मेरियाना ट्रेंच शामिल है, जो पृथ्वी का सबसे गहरे बिंदुओं में से एक है। जो और प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर वैश्विक जलवायु विनियमन और समुद्री जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये समुद्री व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ फिशिंग, अर्थात हम कह सकते हैं कि मछलियों पकड़ने का ये केंद्र भी यही हमारा प्रशांत महासागर विस्तृत रूप से जाना जाता है। दोस्तों, आपने प्रशांत महासागर का मैं आपको मैप बता देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा प्रशांत महासागर का मैप है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा अटलांटिक महासागर, और इसकी एक विशेषताओं के रूप में ये हमारा एस आकृति का, कैसी आकृति का, एस। अटलांटिक महासागर की बात करें तो दोस्तों ये लगभग 3,500 मीटर गहरा है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका से घिरा हुआ है, और गल्फ स्ट्रीम के माध्यम से यहाँ आसपास के मौसम पैटर्न का और जलवायु का महत्वपूर्ण रूप से निर्धारण करता है। अन्वेषण, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए यह महत्वपूर्ण महासागरों में से एक है। यहाँ दोस्तों हम एक महासागर की भी बात कर लेंगे, सार्गासो महासागर। दोस्तों, महाद्वीप और महासागर की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा प्यारा इंडियन ओशियन। दोस्तों, हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। दोस्तों, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, और ये भारत में अपनी महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि के लिए, भारत की महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब हम देखेंगे कि इसके सीमाओं की, तो सीमाओं के अंदर दक्षिणी एशिया, अर्थात जो हम भारत के हिस्से के रूप में, साथ ही साथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जो सीमाएं लगती है उसके बारे में विस्तृत रूप से आगे आने वाली वीडियो में देख लेंगे। हालांकि आप मैप भी देख सकते हैं दोस्तों। ये है हमारा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन की बात करें तो ये ना तेल परिवहन और वैश्विक व्यापार के लिए प्रमुख व्यापारिक मार्गों में से एक है, जहां समुद्री जीवन और खनिजों, जो समुद्री जीव और खनिजों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका या समृद्धि स्थापित करता है। दोस्तों, हम महाद्वीप और महासागरों की बात करें तो उसके अंदर सबसे लास्ट में आता है हमारे पास दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर की बात करें तो दक्षिणी महासागर यह अंटार्कटिका को घेरता है, और प्रशांत और अटलांटिक और हिंद महासागर में अपना पानी छोड़ता भी है। साथ ही साथ हम बात करें वैश्विक महासागरीय धाराओं की और जलवायु को ये प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अंटार्कटिका अभिसरण क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। दोस्तों, अंटार्कटिका की बात करें तो दोस्तों अंटार्कटिका सबसे छोटे और उथले महासागरों में से एक है। यह उत्तरी ध्रुव के आसपास स्थित है और अधिकांशतः बर्फ से ढका होता है। जलवायु के प्रति संवेदनशील है। हाल ही के वर्षों में लेकिन यहाँ लगातार बर्फ पिघल रही है, जिसके कारण ये अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर आता है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं नॉर्थ पोल पर आर्कटिक सी। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों आपका।